Audio Jungle. जन्मदिन मनाया खेली गुजर मंत्री भजनलाल जाटव के द्वारा इस बच्चे के द्वारा अरविंद वर्मा और मंत्री भजनलाल जाटव द्वारा जन्मदिन केक काटा। कि स्वागत है मेहमान आपका और किया बहुत उपकार। स्वागत है मेहमान आपका और किया बहुत उपकार। आप पधारे यहाँ खुशियाँ छाई अपार। आप पधारे यहाँ खुशियाँ छाई अपार। स्वागत है मेहमान आपका किया बहुत उपकार। आप पधारे यहाँ खुशियाँ छाई अपार। आप पधारे यहाँ खुशियाँ छाई अपार। अभिनंदन रतन सिंह जी को, गौरव को, उनको बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज को नई दिशा देगा। आप सब लोग ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेंगे कि जो परंपरागत कार्यक्रम हैं, जिनसे किसी ज्ञान का, किसी संदेश का प्रवाह नहीं होता, उनके बनस्पत ऐसे कार्यक्रम जिनमें इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें जुड़ती हैं, वो कितना अधिक महत्व रखते हैं। कार्यक्रम में विद्यमान काबीना मंत्री भजनलाल जी, आप आज राजस्थान की सरकार में पहले 4-5 लोगों में शुमार होते हैं। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इतना बड़ा मंत्रालय, जिसे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय कहते हैं, उसे भजनलाल जी संभाल रहे हैं। इससे भी ज्यादा आप सब लोग परिचित होंगे। आप सब लोग ये जानते हैं, किसी का भी कॉल आ जाए, अगर ना उठा पाए तो वापस कॉल बैक करने का ये सामर्थ्य, हिम्मत और दम रखते हैं। दिन भर 1000 से अधिक कॉल भजनलाल जी उठाते होंगे और उन सबको रेस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी इनकी है। कैसा भी ऊर्जावान व्यक्ति थक जाए, पर भजनलाल जी थकते नहीं है। आप सब लोगों को लगता होगा मंत्री बन गए, मजे की जिंदगी जी रहे हैं, पर इन्हें पता है कि कितने कष्ट, कितने मेहनत और कितनी तपस्या, कितनी लगन की जरूरत होती है कोई जिम्मेदारी मिलने के बाद उस जिम्मेदारी को मुकाम तक पहुंचाने में। मंच पर उपस्थित राम खिलाड़ी प्रधान जी, महेश मीना जी ब्लॉक अध्यक्ष, संजू पथेना जी, अन्नू ठाकुर जी, विष्णु गुजर जी, जिन्होंने अभी मंत्री जी का स्वागत भी किया गाँव में, गंभीर चौधरी जी, किशन अध्यापक, सलेमपुर जी, सुरेश जी, और जो साथी रह गए हों सभी इसी में सम्मिलित हो जाए। मैं माफी चाहूंगा जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। साथियों, बहुत लंबा भाषण मैं नहीं दूंगा, पर 1-2 बातों पे मैं जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी एक जाति एक धर्म की बात नहीं कही। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को एक जाति एक धर्म से संबंधित करके देखते हैं, वो इतिहास की बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की समानता की, बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की शोषण के खात्मे की, बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की महिलाओं की समानता की। ये बातें कहीं भी एक जाति और धर्म से संबंधित नहीं है।
अगर कोई एक जाति और एक धर्म बाबा साहब अंबेडकर को अपनी बपौती मानता है तो उन्हें भी मैं आगाह करना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने आपको यह अधिकार कतई नहीं दिया था कि आप जातिगत राजनीति, आप धार्मिक राजनीति करें। आप राजनीति करें, परंतु किस चीज की? आप राजनीति करें सर्व समभाव की, जो भारतीयता की पहचान है। और इस भारतीयता की पहचान के लिए ही बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा की पूरा जन्म न्यौछावर कर दिया, पूरा की पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज बहुत मंचों से जब बातें की जाती हैं तो एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की बातें की जाती हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आगाह रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। और यदि ऐसे लोग ऐसे मंचों का इस्तेमाल जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं तो उन्हें घुटनों के बल बिठाने की जरूरत है। क्योंकि आज जरूरत यदि किसी बात की है तो आज जरूरत इस बात की है कि जाटव समाज, गुर्जर समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें। और जब इन सब लोगों की उन्नति होगी तो पूरे समाज की उन्नति होगी। यही ध्येय बाबा साहब अम्बेडकर का भी था। साथियों, मातृशक्तियां बैठी हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं समाज के विकास को इस आईने से देखता हूँ, इस तरीके से देखता हूँ कि यदि उस समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है, यदि उस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो आप ये तय मान लीजिए कि वो समाज तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। परंतु यदि किसी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप मान लीजिए कि वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये मातृशक्ति जो है, इस मातृशक्ति के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आप कम खा लीजिए, कम पहन लीजिए, परंतु अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो कोई पीता है वो दहाड़ता है। ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, आज इस ज्ञान के पीछे सब लोग घूम रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, सबको नॉलेज चाहिए। और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए यदि आप अपनी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो आप ये तय मानिए वो एक बहुत बड़ा अवसर होगा। साथियों, आप 1000 मूवमेंट कर लीजिए, 1000 आंदोलन कर लीजिए और अपने परिवार से एक IAS ऑफिसर निकाल दीजिए, एक अच्छा प्रोफेसर निकाल दीजिए, एक डॉक्टर निकाल दीजिए। 2015 में मोहन भागवत यहाँ आए थे और मोहन भागवत जी जब आए थे तो मैंने वहाँ काले झंडे दिखाए उन्हें भरतपुर में, और एक रात मेरी हलेना थाने में यहाँ गुजरी थी। उसकी भी एक कहानी है। मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन के ऊपर एक कमेंट दिया था। उस कमेंट के विरोध में हमने मोहन भागवत जी का विरोध किया था, क्योंकि आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन हम लोगों के भलाई के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि खाद पानी एक पौधे के लिए। ये हमारा अधिकार है, हम किसी और से उसके अधिकार को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। और अब भारतीय समाज व्यवस्था में देख लीजिए, किसी न किसी तरह का रिजर्वेशन, किसी न किसी तरह का आरक्षण हर किसी के लिए मौजूद है। ये भारतीय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। हम लोगों के पास संसाधनों का अभाव है, हम लोगों के पास तरक्की के अवसरों की उपलब्धता की कमी है। इसलिए यदि हम समाज से, राजनीतिक व्यवस्था से रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, उसे बनाए रखने की डिमांड करते हैं, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है जो संविधान ने हमें प्रदत्त किया है। और दुनिया के हर एक मुल्क में, मैं मंच से बहुत सारी जातियों के लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के हर एक मुल्क में, चाहे वो विकसित से विकसित क्यों नहीं है, जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है उसे किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है। चाहे वो अमेरिका की विकसित व्यवस्था हो, चाहे वो ब्रिटेन की व्यवस्था हो, चाहे वो फ्रांस की व्यवस्था हो, चाहे अभी जो साउथ अफ्रीका जैसे जो देश हैं, जो अभी नव स्वतंत्र देश ही हैं, चाहे वो देश हो, उन सब में किसी न किसी मायने में, किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन है। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, आज रिजर्वेशन के आधार पर हम जातिगत खापों में, लड़ाई झगड़ों में बटे हुए हैं। आप लोगों की ये जानकारी होनी चाहिए कि आज सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम। पूरे वर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट के 20 से 30 हजार पद मात्र निकलते हैं, 20 से 30 हजार पद। और राजस्थान में यदि आप देखें तो पिछले 3-4 वर्षों में 60 से 70 हजार पद कुल मिलाकर निकले। भारत जैसा देश जिसकी की जनसंख्या आज 150 करोड़ के करीब हो गई है, वहाँ 1 लाख 2 लाख पद कोई मायने नहीं रखता। इनके आधार पर आपको लड़ाने का काम होता है, आरक्षण के आधार पर।
कि भाई सरकारी नौकरियां ही जब नहीं है तो आरक्षण की लड़ाई क्यों? यदि लड़ाई होनी चाहिए तो वो लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जो निजी क्षेत्र है, जिसे हम प्राइवेट क्षेत्र कह रहे हैं, बहुत संजीदगी से सुनिए, ये अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, ये जो निजी क्षेत्र है, इस निजी क्षेत्र में चाहे वो अगड़े तबके का है, चाहे वो पिछड़े तबके का है, सभी का शोषण किया जा रहा है। जब आपके बच्चे की निजी क्षेत्र में नौकरी लगती है तो आज के समय में भी 8,000 से लेकर मुख्यतः 20,000 रुपए तक दिए जाते हैं, जबकि यदि सरकारी क्षेत्र में यही नौकरी लगती तो कम से कम 50,000 रुपए से उसकी शुरुआत हो रही होती। ये जो आरक्षण के आधार पर हमें और आपको लड़ाने का षड्यंत्र निजी कंपनियां कर रही हैं, कॉर्पोरेट हाउस कर रहे हैं, उनसे सुरक्षित रहने की जरूरत है। उन्हें बताने की जरूरत है कि आप हमें मत लड़ाओ आपस में, आप निजी क्षेत्र के द्वार सभी के लिए इस तरीके से खोलो कि जो सैलरीज हैं, जो उनके पक्ष हैं, वो उन्हें सरकारी क्षेत्र के मुताबिक दिए जाए। जब तक ये नहीं होगा, आप ये तय मानिए, थोड़े बहुत आप लोगों को चीजें दिखाकर, थोड़े बहुत आप लोगों को पद दिखाकर आपस में आरक्षण की लड़ाई लड़ती रहेंगे हम सब लोग। आज आरक्षण के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सभी को रोजगार मिले, सभी को अवसर मिले। ये चीज हमने जिस दिन कर ली, हम इन राजनीतिक दलों के षड्यंत्र से जिस दिन मुक्त हो गए, जिस दिन हमने इन चीजों पर लड़ना छोड़कर जो हमारे कॉमन कॉज है, जो हम सब लोगों को भलाई के रास्ते पर ले जाएंगे, जो हम सब लोगों को आगे के रास्ते पर ले जाएंगे, उन पर जब हमने लड़ना सीख लिया तो आप ये तय मानिएगा कि सभी का भला होगा, एक समान भला होगा, चाहे वो अगड़ा है चाहे वो पिछड़ा है। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत प्यार यहाँ बरसाया, उस सब के लिए मैं गुर्जर खेड़ली की जनता का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल करता हूँ। मंचस्थ अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।